नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर देश के अन्नदाता की है, अर्थात देश के किसानों की है। देश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि कृषि कानून को लेकर देश में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, दिल्ली में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कृषि कानून में बहुत खामियां हैं। अब खामियां आपको कौन बताएगा, आप कैसे जान पाएंगे कौन कौन सी खामियां हैं। कृषि कानून के 3 पार्ट हैं। अगर आप अंतिम पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें 2 व्यक्तियों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और भंडारण व्यवस्था लागू की जा रही है। अगर भंडारण व्यवस्था लागू होती है और यह कृषि कानून अस्तित्व में आ जाता है तो महंगाई चरम पर होगी। मतलब कि महंगाई का लाइसेंस दे दिया जा रहा है। इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप तेल नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी इनकम नहीं होगी, आपके पास रोजगार नहीं होगा, तो आप कैसे तेल खरीद पाएंगे, कैसे सब्जी ले पाएंगे। महंगाई चरम पर होगी। आपको बता दें, यहां पर लिखा हुआ है कि देश के किसानों को कृषि मंत्री की खुली चिट्ठी। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है। मैं आपको बता दूं, आज तक मोदी जी किसानों से प्रत्यक्ष बात नहीं की है। वही बात करते हैं जहां इनकी शासन और सत्ता होती है, क्योंकि वहां के किसान इनके समक्ष कुछ कह नहीं पाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि पीएम मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों से बात। अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आपको मालूम होगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोदी जी के कृषि कानून में इतना ही दम है, मोदी जी 2 व्यक्तियों को फायदा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी बता दें कि इस कानून में आपके कितने फायदे हैं, समझा दें। आज तक मोदी जी किसानों से प्रत्यक्ष बात क्यों नहीं किए, मोदी जी से मेरा सवाल है। और भंडारण व्यवस्था क्या है, मोदी जी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दें। मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार के द्वारा आपको झांसा देने का प्रयास किया जाएगा। झांसा किस प्रकार से आपको दिया जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जब जियो शुरू में लॉन्च हुआ था और जो 2 व्यक्ति हैं जिन्हें लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और जो जानकारी मिली है, अडानी और अंबानी। जियो के मालिक कौन है इनके बारे में आपको जानकारी होगी। और जब जियो लॉन्च हुआ था उसमें आपको फ्री डाटा दिया जा रहा था। 2 साल तक आप फ्री इस्तेमाल किए हैं जियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गुमराह मत होइएगा। अगर 2 साल के लिए फ्री डाटा, फ्री लाभ आपको दिया जा सकता है, तो कृषि कानून बिल अगर पास हो गया, कृषि कानून अस्तित्व में आ गया, तो आप मानकर चलिएगा कि 2 साल आपको जमकर लाभ दिया जाएगा। उसके बाद आपको बेहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है। चुनाव के बाद आपको रोना पड़ेगा, इसमें 2 राय नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगली खबर है कि राजकीय कॉलेजों की शिक्षकों की भर्ती भी चयन आयोग से। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। आपको यह भी मालूम होगा कि गठन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक आयोग अस्तित्व में नहीं आया है। कारण है कि कोरोना की महामारी के कारण प्रक्रिया ठप हो गई थी। पुनः प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी कम से कम 4 से 5 माह का वक्त लगेगा, तब जाकर कहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा। इसके संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसके बारे में सहमति बन गई है। लेकिन एक बात और कही गई है, जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्ण रूप से सक्रिय स्थिति में आने तक पुराने आयोग एवं बोर्ड काम करते रहेंगे, ताकि चल रही भर्तियों पर नकारात्मक असर ना पड़े। तो सवाल होता है कि जूनियर एडेड की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, क्या पुराने बोर्ड के माध्यम से आएगी या नहीं, या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तभी भर्ती आएगी। अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। यहाँ पर एक बात की और जानकारी दी गई है कि प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह लेगा। अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों व सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्तियां की जानी थी। राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्तियां अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है। प्रस्तावित आयोग को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां करने की जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है। इस तरह यह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों के लिए एकल आयोग के रूप में काम करेगा। तो संभावनाएं प्रबल हैं कि पुराने बोर्ड के माध्यम से जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्तियां होंगी। अभी तक जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो भर्ती आने वाली है जूनियर एडेड में वह यूपी टेट के बाद ही आएगी, जो जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन आप लोग इंतजार करें, अगर सरकार के द्वारा कोई करिश्मा कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा 2018 की भर्ती शुरू। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा देने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। देखिए, समाचार पत्रों में भर्तियां आती हैं लेकिन पटल पर दिखाई नहीं देती हैं। इस सरकार की मंशा क्या है, इसके संबंध में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार की मंशा को देखते हुए प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 354 पदों पर भर्ती जल्द होगी। विभाग के स्तर पर जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि 2021 में इन पदों पर भर्तियां शुरू होंगी, मार्च या अप्रैल माह तक, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग मार्च और अप्रैल माह तक का इंतजार करें। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ITI, कंप्यूटर साइंस, सिविल इलेक्ट्रिकल, व्योम कम्युनिकेशन व केमिकल इंजीनियर विभागों में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 292 पद शामिल होंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश व एनवायरनमेंट जैसे विषयों के लिए प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 62 पद शामिल होंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगली खबर है कि अब बाजार में आएगा गाय की गोबर से बना वैदिक पेंट। बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगली खबर है कि पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए 2 अरब रुपए की स्वीकृति। तो आपके लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। अगली खबर है कि प्रदेश में व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने पर लगा प्रतिबंध। आपको बता दें, अब प्राइवेट परीक्षा के माध्यम से स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री नहीं मिलेगी। राजभवन ने राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर अब सूबे में संस्थागत व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही डिग्री मान्य की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर है TGT भर्ती 2013 को लेकर। आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 माह के भीतर नियुक्ति की जाए। आपको बताना चाहता हूं कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक 2013 अर्थात TGT 2013 की रिक्त सीटों के 1 माह में भरने का आदेश हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सभी पदों का चयन आसान नहीं होगा, क्योंकि नवंबर माह में 3 दिन चली काउंसलिंग में रिक्त 210 पदों के सापेक्ष सिर्फ 113 सीटें ही लाक हुई हैं। इसमें 23 सीटों का अधियाचन निरस्त करने से चयन बोर्ड इनकार कर चुका है। अवशेष पैनल उन अभ्यर्थियों का होता है जो अंतिम परिणाम में चयनित होते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है। जब आवंटित कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण करने शिक्षक नहीं पहुंचते हैं तो उनकी जगह अवशेष अभ्यर्थियों को भेजने का निर्देश है। या अवशेष पैनल कुल पदों में से 25% अधिक होता है। अर्थात हाई कोर्ट ने रिक्त पदों पर 20 जनवरी तक चयन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, लेकिन इधर अवशेष पैनल में रिक्त सीटों के लिहाज से अभ्यर्थी ही नहीं है और जिन कॉलेजों का विकल्प दिया है उन्हें भी मनचाहे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि शिक्षा निदेशालय जल्द ही शेष पदों को भरने के लिए काउंसलिंग कराएगा।
तो सभी पदों को भरना आसान नहीं है। जब उतने कैंडिडेट नहीं हैं तो सभी पद कैसे भर पाएंगे। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि में कोटा प्रवेश का कार्यक्रम जारी, 18 दिसंबर 2020 से आवेदन प्रक्रिया शुरू। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कटाव के लिए अड़े प्रतियोगी छात्र। आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कटाव जारी किए जाने को लेकर अड़े हुए हैं। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर मांग की है कि पीसी 2018, लोअर पीसी 2015 और अन्य परीक्षाओं की मार्कशीट एवं कटाव अंक शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही कॉपी देखने के लिए RTI स्वीकार करने की मांग भी की गई है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर 15 दिन में आयोग के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है तो यह मामला न्यायालय में जाएगा। पदाधिकारी न्यायालय की शरण लेंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर UPPSC की है, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बदला प्रवक्ता भर्ती आवेदन का प्रारूप। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में 130 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चल रहे आवेदन का प्रारूप बदल दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किए हैं उन्हें नए सिरे से आवेदन करने को कहा गया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें बदले प्रारूप के अनुसार अपने आवेदन में संशोधन करना होगा। इसी के मद्देनजर ऑनलाइन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में कल ही नोटिस जारी की गई थी। यहां पर RO-ARO मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है कि 12 केंद्रों पर होगी RO-ARO मुख्य परीक्षा। अगली खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करने पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इन पदों को भरे जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि पद रिक्त होने के बावजूद उससे मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को भरने के बजाय अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। अनिरुद्ध पांडे सहित 24 अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई की है। 1999 की नियमावली में यह बात कहा गया है कि सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस पर प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की गई। पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि 3 सप्ताह में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से और शासन के माध्यम से क्या जवाब भेजा जाता है। अगली खबर है जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा को लेकर। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस की भर्ती के लिए शनिवार व रविवार को 2 पालियों में होने वाली परीक्षा ऑफलाइन होगी। STF की नज़र परीक्षा पर रहेगी। परीक्षा में साल भर गैंग गड़बड़ी न करें, इसके लिए टीमें लगाई गई हैं। अगली खबर है कि BEd प्रवेश के लिए पूल काउंसलिंग शुरू। आपको बता दें कि 8 नए कॉलेज जुड़ने से 700 सीटें बढ़ी हैं। 52,000 पंजीकरण शुल्क है। अगली खबर CBSE परीक्षा को लेकर है। ऑफलाइन होगी CBSE की प्रयोगात्मक और बोर्ड परीक्षा। आपको बता दें कि पैटर्न वही रहेगा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत केवल व्यवस्था में होगा बदलाव। अगली खबर है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव। आपको बता दें यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। बीसी शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को RPW एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को भेजा है। अगली खबर है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती में 420 अभ्यर्थी चयनित। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था कि किसका परिणाम जारी होने वाला है। जो बताया गया वही हुआ। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती में 420 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जो बताता हूं वही होता है, बस आपको इंतजार करना है। अगला परिणाम होगा केन सुपरवाइजर या जूनियर असिस्टेंट का। फिलहाल जूनियर असिस्टेंट का परिणाम अभी आ पाना संभव नहीं है। केन सुपरवाइजर का परिणाम जारी किया जा सकता है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग अपनी तैयारी